नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स 2025 फाइनेंशियल ईयर के डिक्लेयर कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग इनके क्वार्टर वन रिजल्ट्स का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम इनका बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे एंड ये देखेंगे कि कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है या नहीं, एंड इन द लॉन्गर रन कंपनी ने कैसा वैल्यू क्रिएट करा है अपने बिजनेस के टर्म्स में एंड स्टॉक होल्डर्स रिटर्न्स के टर्म्स में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर कंपनी के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स इज अ नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी। द कंपनी फॉलोज ए कंसल्टिंग लेड आईपी ड्रिवन ग्लोबल डिलीवरी मॉडल। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि ये एक तो सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है कि ये सर्विसेज किस किस चीज़ का प्रोवाइड करता है, आपकी कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करके देना एंड सिक्योरिटी सर्विसेज करना। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए दोस्तों कोई पेंट की कंपनी है या कोई कोई भी कंपनी है जिसमें उनके यहाँ पे सब कुछ अभी मैनुअल है। अब वहाँ पे आपको लेट्स से बिलिंग का करवाना है ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका कुछ लिखना है, तो वो सब कुछ हैप्पीएस्ट माइंड्स करके दे देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको क्रिएट करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनी। सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी ताकि आपके सिस्टम सिक्योर रहे, उसमें हैकिंग ना हो, कोई डेटा लीक ना हो। तो ये सारे काम हैप्पीएस्ट माइंड्स करके देती है एज ए सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनी जो है कंसल्टिंग लेड मतलब आपकी प्रॉब्लम समझेगी, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगी और उसके करस्पॉन्डिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी और अपने इंजीनियर्स प्रोवाइड करेगी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों, अगर अब हम इनके कोर बिजनेस मॉडल को समझे तो पहला तो हो गया सर्विस ऑफरिंग, जो हमने अभी समझा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज और एंटरप्राइज एप्लीकेशन। सेकेंड है डिलीवरी मॉडल। तो डिलीवरी मॉडल में दोस्तों क्या है कि कंसल्टिंग लेड अप्रोच है इनका। पहले ये क्लाइंट का बिजनेस नीड समझते हैं और फिर उस करस्पॉन्डिंग क्लाइंट के करस्पॉन्डिंग टेलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सेकंड हो गया आईपी ड्रिवन। आईपी ड्रिवन का मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन। तो इनके जो खुद के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको यूज करके ये कस्टमर्स के करस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है उसमें भी अपनी प्रोप्राइटरी आईपी जरूर यूज करते हैं ताकि कस्टमर्स का इनके सॉल्यूशन से हट के किसी और पे जाना इन फ्यूचर डिफिकल्ट हो जाए। ग्लोबल डिलीवरी, यूटिलाइजिंग टैलेंट फ्रॉम वेरियस लोकेशंस टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड स्किल्स। तो ये ग्लोबली टैलेंट यूज करते हैं एंड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर्स उनको यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बनवा सके। टारगेट मार्केट इनका दोस्तों मेजरली होता है एंटरप्राइज कस्टमर्स वेरियस इंडस्ट्रीज के अक्रॉस, एंड ये फोकस करते हैं मिड मार्केट और लार्ज एंटरप्राइजेस पे। ये स्मॉल बिजनेसेस को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, तो प्राइमरी तो इनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं क्लाइंट से अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग या किसी सिक्योरिटी रिव्यू के करस्पॉन्डिंग, किसी भी और चीज़ के करस्पॉन्डिंग। सेकंड, इनका जो रेवेन्यू आता है वो ये अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको लाइसेंस करते हैं दूसरी कंपनीज को एंड अपने प्रोडक्ट भी सेल करते हैं ये। कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है इनके पास दोस्तों? एक तो इनके पास इंडस्ट्री एक्सपर्टीज और डोमेन नॉलेज बहुत डीप है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बहुत फोकस स्ट्रांग है, एजाइल एंड स्केलेबल डिलीवरी मॉडल है और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि इंडियन सर्विसेज इंडस्ट्रीज में कंपिटिटिव एडवांटेज किसी के भी पास बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। थोड़ी कमोडिटाइज मार्केट है। ये सब चीज़ें कहने में अच्छी लगती है बट सभी के पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है। टीसीएस हो, इन्फी हो, एचसीएल टेक हो, सभी इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो क्वार्टर वन 2025 यानी कि अप्रैल टू जून क्वार्टर 2025 में टोटल 372 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया हैप्पीएस्ट माइंड्स ने, जो कि क्वार्टर वन 2024 में 357 करोड़ का था। तो 4% का ईयर ऑन ईयर हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है हैप्पीएस्ट माइंड्स के रिजल्ट्स में। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर वन 2025 में 43.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया हैप्पीएस्ट माइंड्स ने, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 57.4 करोड़ का था। तो हमें 24% का नेट डिक्लाइन देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि 24% का नेट डिक्लाइन क्यों आया, क्योंकि टीसीएस, इन्फी, ये सब बहुत ही बड़े क्लाइंट्स है इन टर्म्स ऑफ साइज। बहुत ही बड़ी कंपनी है आईटी सर्विसेज के डोमेन में, and उनमें भी डी ग्रोथ तो नहीं देखने को मिली है। उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी बट डी ग्रोथ तो नहीं थी उनके रिजल्ट्स में भी। अब अगर हम बात करें अर्निंग्स पर शेयर की तो अर्निंग्स पर शेयर में भी 26% का हैवी डिक्लाइन देखने को मिला है। क्वार्टर वन 2025 में 2.88 रुपीज़ का अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर करा है हैप्पीएस्ट माइंड्स ने। वहीं क्वार्टर वन 2024 में ये नंबर 3.91 रुपीज़ का था। तो अगर आप देखेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अर्निंग्स पर शेयर जो डिक्लेयर करा है इसमें हमें प्रॉफिट तो हमारे जो थे वो 24% गिरे थे बट अर्निंग्स पर शेयर हमें 26% गिर गया। तो प्रॉफिट से ज़्यादा ही अर्निंग्स पर शेयर में ग्रोथ डी ग्रोथ देखने को मिली है।
तो जो भी दर्शक मेरे ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में नए हैं जिनको अर्निंग्स पर शेयर क्लियरली नहीं पता, मैं उनको समझा दूं। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर के बदले आपकी कंपनी ने कितने रुपए के मुनाफे कमाए। तो अगर आपकी कंपनी ने लेट्स से 200 रुपए का मुनाफा कमाया और उसके पास टोटल शेयर 10 है, तो एक शेयर पे कितना कमाया, 200/10 यानी कि 20। तो 20 रुपए आपकी कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है हैप्पीएस्ट माइंड्स की मैनेजमेंट ने। स्पेशली वो सेंस भी बनाता है क्योंकि इनका प्रॉफिट इस बार डीग्रो हुआ है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने का सेंस बनता नहीं था। अब अगर हम बात करें कि लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में या लॉन्ग टर्म पे बिजनेस ने कैसा वैल्यू क्रिएट करके दिया है, तो 10 साल में जो इनका सेल्स ग्रोथ है वो 24% के कैगर से ग्रो हो रहा है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 19% कैगर से हो रही है। अगर हम 5 ईयर्स में देखें तो 20% कैगर से सेल्स ग्रोथ है एंड 48% कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ है। वहीं 3 ईयर्स में 25% कैगर से सेल्स ग्रोथ है और 15% कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ है। बट अगर आप शेयर प्राइस कैगर देखेंगे तो 3 ईयर्स में 18% कैगर से डाउन हुई है शेयर प्राइस। तो ये कंपनी आपको एक बार जाके देखनी है दोस्तों कि इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं। अगर आप चाहते हो कि इन डिटेल में वीडियो बना के दूं इस कंपनी को एनालाइज करते हुए, बिजनेस को, सेगमेंट, रेवेन्यू को, सब कुछ, तो आप लिख के ज़रूर देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। बट आपको जाके एनालाइज करना है कि ये कंपनी अब इन्वेस्टेबल है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई है बट शेयर प्राइस ग्रोथ उस हिसाब से बढ़े नहीं है। तो वैल्यूएशंस कैसे हैं, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए अब जाके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये चैनल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।